नमस्कार और स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की दुनिया में एक ऐसे नाम पर गौर करने जा रहे हैं जिनके बिना आज का हिंदी साहित्य शायद वैसा होता ही नहीं जैसा वो है। एक ऐसा शख्स जिसके नाम पर एक पूरे दौर का नाम रख दिया गया, शुक्ल युग। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आमतौर पर दौर का नाम किसी राजा या किसी बड़ी राजनीतिक घटना पर रखा जाता है। साहित्य में किसी एक लेखक के नाम पर पूरे युग को पहचान मिलना ये बताता है कि उस इंसान का प्रभाव कितना गहरा और व्यापक रहा होगा। हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जिंदगी और उनके काम से जुड़े कुछ स्रोत हैं, और इस बातचीत का मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, बल्कि उस पहेली को सुलझाना है कि आखिर उन्हें हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक, मतलब एक तरह से आर्किटेक्ट, क्यों कहा जाता है। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, एक इंसान निबंध, आलोचना और इतिहास लेखन, इन तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजों में एक साथ शिखर पर कैसे पहुंच सकता है। ये तो ऐसा है जैसे कोई एक ही व्यक्ति ओलंपिक में मैराथन, जिम्नास्टिक और वेटलिफ्टिंग तीनों में गोल्ड मेडल ले आए। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ही शुक्ल जी का पूरा सार है। आकर्षक बात यह है कि शुक्ल जी ने सिर्फ अच्छा साहित्य लिखा नहीं, उन्होंने साहित्य को जांचने परखने का एक पूरा सिस्टम, एक नजरिया ही बना दिया। उनसे पहले आप कह सकती हैं कि साहित्य की दुनिया थोड़ी जंगल की तरह थी, जहां सब अपने अपने हिसाब से रास्ते खोज रहे थे। शुक्ल जी ने आकर वहां हाईवे बनाए, ट्रैफिक नियम तय किए और माइलस्टोन लगाए। उन्होंने बताया कि मंजिल तक पहुंचने का सही और व्यवस्थित रास्ता क्या है। चलिए तो फिर इस आर्किटेक्ट की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जन्म हुआ 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव अगोना में। पिता मिर्जापुर में कानूनगो थे, मतलब सरकारी अधिकारी, और माँ काफी धार्मिक और पढ़ी लिखी थी, तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही। हाँ, एक सम्मानित परिवार था और शिक्षा को बहुत अहमियत दी जाती थी। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग भी उनके पिता के पास ही हुई, जो खुद फारसी और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। लेकिन यही कहानी में पहला दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से 10वीं तो पास कर ली, लेकिन इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए जब इलाहाबाद गए तो गणित में इतने कमजोर थे कि फाइनल परीक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ना पड़ गया। आज के जमाने में तो इसे एक बड़ा एकेडमिक फेलियर माना जाएगा। और शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लकी ब्रेक था। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष वरदान साबित हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो इंसान उन खिड़कियों की तरफ देखता है जिन पर उसने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। गणित की इस बाधा ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी असली ताकत और रुचि की ओर देखें। इसने उन्हें साहित्य, दर्शन और कला की दुनिया में और गहराई से डूबने का मौका दिया। अच्छा, तो पढ़ाई छूटने के बाद उन्होंने मिर्जापुर की अदालत में नौकरी कर ली, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये काम उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया, मतलब स्वभाव के अनुकूल नहीं था, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उस जमाने में एक सरकारी नौकरी छोड़ना, ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। साहसी तो था ही, पर मुझे लगता है ये साहस से ज्यादा आत्मसम्मान बचाने का फैसला था। एक गंभीर और स्वाभिमानी इंसान के लिए रोज रोज वो काम करना जिसमें उसका दिल ना लगे, एक घुटन जैसा होता है। उनका ये फैसला बताता है कि वो किसी बने बनाए ढरे पर चलने वाले इंसान नहीं थे, वो अपनी राह खुद बनाने वाले थे। और ये राह उन्हें एक और अजीब मोड़ पर ले गई। अदालत की नौकरी छोड़कर वो मिर्जापुर के उसी मिशन स्कूल में आर्ट टीचर यानी चित्रकला के अध्यापक बन गए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जो इंसान आगे चलकर शब्दों का सबसे बड़ा पारखी बनने वाला था, वो बच्चों को रंग और रेखाएं सिखा रहा था। इसका साहित्य से क्या लेना देना? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बल्कि यही तो उनकी आलोचना का सीक्रेट सॉस है। सोचिए, एक चित्रकार क्या करता है? वो सिर्फ ये नहीं देखता कि तस्वीर सुंदर है या नहीं, वो उसका कॉम्पोजिशन देखता है, रंगों का बैलेंस, लाइनों का फ्लो, टेक्सचर, किस चीज को कहाँ रखने से क्या असर पैदा हो रहा है। शुक्ल जी साहित्य को भी ठीक इसी पारखी नजर से देखते थे। वो सिर्फ कहानी या कविता का मतलब नहीं समझते थे, बल्कि ये देखते थे कि लेखक ने शब्दों को कैसे चुना है, वाक्यों को कैसे बुना है, भाव का एक चित्र कैसे खड़ा किया है। ये कला की नज़र उन्हें इसी दौर में मिली। एक तरह से ये उनके साहित्यिक जीवन की प्रयोगशाला थी। मतलब वो साहित्य को एक पेंटिंग की तरह देख रहे थे, जिसके हर स्ट्रोक का एक मतलब है। ये कमाल का नजरिया है। अच्छा, तो इस दौर में उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था? हाँ, अध्यापन के इसी दौर में उन्होंने कहानी, कविता, निबंध जैसी कई विधाओं में हाथ आजमाना शुरू किया। वो अपनी कला को तराश रहे थे,
और उनकी ये प्रतिभा छिपी नहीं रही। और यहीं से उनकी जिंदगी का काशी वाला अध्याय शुरू होता है, जहां से उनकी शोहरत पूरे देश में फैली। उनकी नॉलेज और समझ से बाबू श्याम सुंदर दास इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने शुक्ल जी को काशी नागरी प्रचारिणी सभा में एक बहुत बड़े काम के लिए बुला लिया। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये जिम्मेदारी थी हिंदी शब्द सागर के संपादन में मदद करने की। इसे ऐसे समझिए कि उस समय हिंदी भाषा के पास अपनी कोई व्यवस्थित और भरोसेमंद डिक्शनरी नहीं थी। शब्द सागर उस डिक्शनरी को बनाने का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था। इसका हिस्सा बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। ये हिंदी भाषा की नींव रखने जैसा काम था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। 1-2 साल नहीं, पूरे 19 साल। 19 साल? हाँ, 19 साल। ये तो किसी संस्था को अपनी पूरी जिंदगी देने जैसा है। बिल्कुल। और नागरी प्रचारिणी पत्रिका उस समय कोई आम मैगजीन नहीं थी। वो हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिका थी। 19 साल तक उसका संपादन करने का मतलब है कि उन्होंने लगभग 2 दशकों तक ये तय किया कि हिंदी में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा और किन विषयों पर गंभीरता से सोचा जाएगा। भाषा का स्टैंडर्ड क्या होगा, वैचारिक दिशा क्या होगी, इन सब पर शुक्ल जी की गहरी छाप पड़ी। वो एक तरह से हिंदी गद्य के गेटकीपर और गाइड दोनों बन गए थे। इसके बाद तो उनका अकादमिक सफर और ऊंचाइयों पर पहुंचा। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में हिंदी के प्रोफेसर बने और बाद में बाबू श्याम सुंदर दास के रिटायर होने पर वो हिंदी विभाग के हेड यानी विभागाध्यक्ष भी बन गए। और उस समय BHU का हिंदी विभागाध्यक्ष होना कोई मामूली प्रशासनिक पद नहीं था। वो हिंदी की अकादमिक दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पद था। वहां का अध्यक्ष होना मतलब एक तरह से हिंदी अकादमिक जगत का नेतृत्व करना। वो जो मानक तय करते थे, पूरा देश उसे फॉलो करता था। हमारे स्रोत में एक लाइन है जो उनके पूरे व्यक्तित्व को निचोड़ कर रख देती है। वे हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से एक आदर्श अध्यापक थे। एक ही इंसान में ये तीनों गुण एक साथ। यही उनकी विरासत का सार है। और उनका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उनके समय के हिंदी गद्य के पूरे काल को ही शुक्ल युग कहा जाने लगा। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ बेहतरीन किताबें नहीं लिखीं, बल्कि उन्होंने लेखन की एक पूरी शैली, एक पूरी सोच को बदल दिया। उनके बनाए स्टैंडर्ड इतने ऊंचे थे कि बाद के लेखकों के लिए वो एक कसौटी बन गए। 1941 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका बनाया हुआ युग आज भी साहित्य के इतिहास में जिंदा है। तो ये तो थी उनकी जिंदगी की कहानी, जिसने उन्हें वो बनाया जो वो थे। एक फेल स्टूडेंट से हिंदी के सबसे बड़े आचार्य तक का सफर। लेकिन असली पहचान तो उनके काम से है। चलिए अब उनकी किताबों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया जो आज तक मील का पत्थर माना जाता है। सबसे पहले उनके निबंधों की बात करते हैं। चिंतामणि। चिंतामणि तो हिंदी निबंध का हिमालय है, उससे ऊंचा कुछ नहीं। इसमें उन्होंने आम मानवीय भावों, जिन्हें हम मनोविकार कहते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, श्रद्धा, करुणा, इन पर जो लिखा है वो कमाल का है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि गुस्सा क्या होता है, उन्होंने गुस्से की साइकोलॉजी, उसकी सोशियोलॉजी, उसके दर्शन को परत दर परत उधेड़ कर रख दिया। आज भी उन निबंधों को पढ़कर लगता है कि कोई आपके मन का एक्सरे कर रहा है। और आलोचना में रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास जैसी किताबें। त्रिवेणी में उन्होंने सूरदास, तुलसीदास और जायसी, इन 3 महाकवियों की तुलना की। ये उस समय के लिए बिल्कुल नई बात थी। हाँ, और रस मीमांसा तो और भी गहरी चीज है। भारतीय साहित्य में हजारों साल से रस का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। रस मतलब वो एहसास, वो इमोशन जो कोई कविता या कहानी पढ़कर आपके अंदर पैदा होता है, जैसे वीरता का भाव या दुख का या प्यार का। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत जटिल और शास्त्रीय था। शुक्ल जी ने उसे एक तरह से डिकोड किया और आसान भाषा में समझाया कि कोई लेखक शब्दों के जरिए हमारे दिल में ये भाव कैसे जगाता है। उन्होंने इसे दिमागी कसरत से निकालकर दिल का अनुभव बना दिया। और फिर आता है उनका सबसे बड़ा काम, उनका मैग्नम ओपस, हिंदी साहित्य का इतिहास। कहा जाता है कि आज भी हिंदी साहित्य का कोई भी स्टूडेंट इस किताब को पढ़े बिना अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सकता। ऐसा क्या खास है इस किताब में? इसे ऐसे समझिए,
शुक्ल जी से पहले साहित्य का इतिहास लिखने का मतलब था कवियों की एक लिस्ट बना देना। जैसे एक फोन डायरेक्टरी होती है जिसमें नाम और नंबर होते हैं, कौन कभी कब पैदा हुआ, उसने कौन सी 4 किताबें लिखी, बस। शुक्ल जी ने पहली बार हिंदी साहित्य का गूगल मैप्स बनाया। उन्होंने बताया कि ये भक्ति काल की मेन हाईवे है, ये रीति काल की तंग गली है, और ये सब उस समय की राजनीति और समाज की जमीन पर बने हैं। वाह, फोन डायरेक्टरी से गूगल मैप्स, ये बेहतरीन एनालॉजी है। उन्होंने पहली बार काल विभाजन किया, यानी इतिहास को आदिकाल, भक्ति काल जैसे हिस्सों में बांटा। फिर उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर युगों का विश्लेषण किया, मतलब ये बताया कि भक्ति काल में ज्यादातर भक्ति की ही कविताएं क्यों लिखी जा रही थीं, या रीति काल में श्रृंगार और दरबारीपन क्यों हावी था। उन्होंने साहित्य को समाज और राजनीति के आईने की तरह देखा। उन्होंने कनेक्शन दिखाया। ये एक क्रांतिकारी काम था जिसका ढांचा आज तक बदला नहीं जा सका है। और संपादन में भी उनका काम बहुत बड़ा है। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भंवर गीत सार, कहा जाता है कि इन किताबों की भूमिकाएं ही अपने आप में पूरी किताबें हैं। बिल्कुल, उनकी लिखी भूमिकाएं सिर्फ किताब का परिचय नहीं देती, वे खुद में एक स्वतंत्र आलोचनात्मक कृति होती हैं। वो उस कवि के पूरे काव्य संसार का विश्लेषण कर देती हैं। उन भूमिकाओं को पढ़े बिना आप तुलसी या जायसी को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। ये सब जानने के बाद हैरानी होती है कि उन्होंने कहानी 11 वर्ष का समय और कविता अभिमन्यु वध लिखने का भी समय निकाला। उन्होंने बुद्धचरित का अनुवाद भी किया। हालांकि उनकी मुख्य पहचान एक गंभीर आलोचक और इतिहासकार की है, लेकिन ये रचनाएं दिखाती है कि उनके अंदर एक सर्जक, एक आर्टिस्ट हमेशा जिंदा था। वही हृदय से कवि वाली बात, और शायद इसी वजह से वो दूसरे कवियों और लेखकों की रचनाओं को इतनी गहराई से समझ पाते थे, क्योंकि वो खुद उस रचना प्रक्रिया से गुजर चुके थे। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये समझ आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक सिस्टम बिल्डर थे, एक समीक्षक, एक इतिहासकार, एक संपादक और एक शिक्षक, जिन्होंने हिंदी साहित्य को बिखरी हुई चीजों के ढेर से उठाकर एक ठोस वैचारिक इमारत की शक्ल दी। और उनका जीवन ये भी बताता है कि शुरुआती अकादमिक असफलताएं किसी की महानता का रास्ता नहीं रोक सकती। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन या दिल बहलाने की चीज मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे समाज और जीवन मूल्यों से जोड़ा। उन्होंने ये स्थापित किया कि किसी किताब का मूल्यांकन सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि उसकी भाषा कितनी सुंदर है, बल्कि इस बात पर भी होगा कि वो जिंदगी के बारे में क्या कहती है, वो समाज को क्या दिशा देती है। उन्होंने आलोचना को व्यक्तिगत पसंद नापसंद की गप्पबाजी से निकालकर एक गंभीर बौद्धिक काम बनाया। इसीलिए वो युग प्रवर्तक हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सोच की दिशा ही बदल दी। तो आज की हमारी इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां किसी भी किताब या फिल्म पर राय कुछ ही सेकंड में एक ट्वीट या एक इंस्टाग्राम स्टोरी में बन जाती है। इसे हॉट टेक कल्चर कहते हैं। और ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि आचार्य शुक्ल जैसी गहरी, व्यवस्थित और तर्क पर आधारित समीक्षा की आज क्या जगह है। क्या त्वरित प्रतिक्रियाओं और हॉट टेक्स के इस युग में हम किसी भी कलाकृति के हर पहलू पर धीरज और गहराई से विचार करने की कला को कहीं खो तो नहीं रहे हैं?